मैं स्ट्रेचर पर बंधा हुआ था। विशाली मेरे सामने आ गई थी। उसने जल्दी जल्दी मेरे स्ट्रेचर के तस्मे खोलने शुरू कर दिए। मैं उठकर बैठ गया। विशाली ने अपने होंठों पर उंगली रख कर मुझे खामोश रहने का इशारा किया, फिर हाथ से मुझे अपने पीछे आने को कहा। मैं स्ट्रेचर से उतर आया था। विशाली कमरे के कोने में बैठ गई थी, मगर वो बैठी नहीं थी। कोने में एक जगह से फर्श की चौकोर सिल उठी हुई थी। वहां नीचे किसी तहखाने को जीना जाता था। विशाली जीने में उतरी हुई थी और इशारे से कह रही थी कि मेरे पीछे आ जाओ। वो सीढ़ियां उतर गई। मैं भी उसके पीछे सीढ़ियां उतर गया। वो सीढ़ियों में खड़ी थी। सीढ़ियों में अंधेरा था। उसने मेरे कान में सरगोशी की, पत्थर की सिल फर्श में वापसी अपनी जगह पर रख दो। मैंने दोनों हाथों से सिल को आहिस्ता से उठाया और सीढ़ियों में बैठकर सिल को चौकोर सुराख के ऊपर जमा कर रख दिया। विशाली ने कहा, जल्दी से आ जाओ। मैं टटोलता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। 10-11 सीढ़ियां थीं। घुप अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता था। विशाली ने मेरा हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखा और आहिस्ता से कहा, खामोश रहना, और वो मुझे लेकर चलने लगी। उसे रास्ते की शनाख्त थी। वो बगैर रुके चल रही थी। हम कुछ कदम चलने के बाद एक तरफ मुड़ गए। ये कोई सुरंग थी कि राहदारी थी कि गार था, खुदा जाने क्या जगह थी। वहां सीलन की बू और सख्त हब्स था। विशाली अगरचे कदम कदम चल रही थी, मगर बगैर रुके चल रही थी। जमीन नीचे होती गई। आगे नशेब था। 15-20 कदम गहराई में उतरने के बाद आगे फिर जमीन की चढ़ाई आ गई। उसको उबूर किया तो जमीन हमवार हो गई। इस दौरान वहां इस कदर गहरी तारीकी थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। विशाली एक जगह पहुंचकर रुक गई। वो बिल्कुल मेरे साथ लगी हुई थी। मुझे उसके सांस चलने की आवाज बड़ी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने उसके कान में सरगोशी की, क्या बात हुई विशाली? उसने अपना हाथ मेरे होंठों पर रख दिया। उसके बाद मैंने कुछ न पूछा। मैं खामोश हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ फासले पर कोई जानवर खरखर कर रहा है। थोड़े तौक़ुफ़ के बाद ये खरखर गुर्राहट में तब्दील हो गई। फिर हल्की सी गरज सुनाई दी। मैंने पहचान लिया ये शेर की आवाज थी। तो क्या आगे कोई शेर बैठा था? इस ख्याल ने मुझे मायूस कर दिया। अब हमारा आगे जाना मुहाल था। पीछे भी मौत थी, आगे भी मौत थी। शेर की गरज आहिस्ता आहिस्ता गुर्राहट में बदलती गई। फिर खामोशी छा गई। विशाली ने मेरे कान में कहा, आ जाओ, कोई आवाज मत निकालना, बस इसी तरह मेरे साथ लगकर कदम कदम चलते चलो। मैं बिल्कुल उसके साथ लगकर नाबीना आदमी की तरह चलने लगा। ये गार था या जो कुछ भी था, वहां अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे ऐसी बू आने लगी जैसी बू चिड़ियाघरों में जानवरों, खास तौर पर शेर के पिंजरे से आया करती है। ये शेर की बू थी। हम शेर के करीब पहुंच गए थे। विशाली मुझे अपने साथ आगे चलाते हुए दीवार के साथ लग गई थी और दीवार पर हाथ रखकर बड़ी आहिस्तगी और एहतियात के साथ आगे बढ़ रही थी। शेर की बू तेज हो गई थी। कुछ कदम उठाने के बाद शेर के हाँफने की आवाज आने लगी। मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे मैं शेर के पिंजरे में से गुजर रहा हूँ। शेर एक बार फिर गुर्राया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। खौफ से हाथ सर्द होने लगे। विशाली एक सेकंड के लिए भी रुकी नहीं थी। वो उसी तरह दीवार के साथ साथ चलती गई। एक बार फिर ढलान आ गई। 10-12 कदम चलने के बाद फिर जमीन ऊंची हो गई। जैसे ही जमीन ऊंची हुई, बाहर की ताजा और ठंडी हवा का झोंका हमारे जिस्मों को छू कर गुजर गया। विशाली ने धीमी आवाज में कहा, हम बाहर निकल रहे हैं, कोई बात न करना, बाहर पहरेदार हो सकते हैं। चलते चलते विशाली ठहर गई। सरगोशी में बोली, तुम इसी जगह ठहरो, मैं देखती हूँ बाहर कोई पहरेदार तो नहीं। मुझे अंधेरे में दीवार के साथ खड़ा करके वो चली गई। मैं बुतमना अंधेरे में खड़ा रहा। बाहर की तरफ से ताजा हवा के झोंके आ रहे थे, जिनकी वजह से हब्स और गर्मी खत्म हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि विशाली मुझे मौत के मुंह से निकाल कर ले आई है। ये एक मौजज़ा ही हो गया था, वरना मेरा बचना नामुमकिन था। खुदा ने मुझे बचा लिया था। चंद लम्हों के बाद विशाली के कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। वो आ गई थी। उसने मेरे मुंह के करीब अपना मुंह लाकर कहा, बाहर एक पहरेदार बैठा है। ये एक नई मुसीबत थी, मगर ये मुसीबत मेरे लिए उतनी मुश्किल नहीं थी। मैंने विशाली से कहा, मुझे वहां तक ले चलो, मैं उसको एक सेकंड में ठिकाने लगाता हूँ। उसने आहिस्ता से कहा, उसके पास बंदूक है। मैंने कहा, तुम मुझे ले चलो। हम गार में आगे चल पड़े। अब हम फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे ताकि हमारे कदमों की चाप सुनाई न दे और पहरेदार होशियार होकर हम पर फायर न करे। हम इस जमीन दोज गार के धाने के करीब आ गए थे। बाहर से रात के खुले आसमान की धुंधली धुंधली रोशनी सफेद कोहरे की मानिंद नजर आ रही थी। गार के मुंह पर एक जाने मुझे एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। रात की फीकी धुंध में मुझे
उसका खाका ही नजर आ रहा था। वो किसी स्टूल या पत्थर पर बैठा हुआ था। उसकी बंदूक मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने विशाली को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद मुसल्लह पहरेदार की तरफ बढ़ा। मुझे उसे इस तरह दबोचना था कि न वो आवाज निकाल सके, न घबराहट में बंदूक का फायर कर सके। ये मुझे इल्म था कि ये कोई तरबियत याफ्ता फौजी नहीं है। सिर्फ इतनी एहतियात की जरूरत थी कि मेरे पाँव की चाप सुनकर वो होशियार न हो जाए और फायर न कर दे। मैं अंधेरे में झुक कर चल रहा था। मुझे सिर्फ खाली हाथों और अपने बाजुओं के शिकंजे से काम लेना था। जैसे ही मैं उसके करीब आया, उसने मेरी आहट सुन ली और पलट कर देखा। मैं अंधेरे में उसे नजर आ गया था। इससे पहले कि वो बंदूक संभालता, उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में थी। मैंने उसकी ठोड़ी अपनी कलाई के नीचे रखकर जोर से ऊपर को झटका दिया। उसकी गर्दन का मनका टूटने की आवाज आई। मैंने उसे अपने से अलग कर दिया। वो गिर पड़ा। विशाली मेरे पीछे पीछे आ रही थी। हालांकि मैंने उसे एक जगह रुकने को कहा था। ये राज भी बाद में खुला कि विशाली मुझे अपनी नजरों से क्यों ओझल नहीं करना चाहती थी। ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। विशाली मेरे पास आकर जमीन पर गिरे हुए पहरेदार को देखने लगी। तुमने इसे कैसे मारा? मैंने कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ से निकल चलो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद एक खुली जगह पर आ गए, जहाँ दरिया की तरफ से ठंडे झोंके आ रहे थे। मैंने विशाली से कहा, आगे दरिया है शायद, क्या वहाँ हमें कोई कश्ती वगैरह मिल जाएगी? उसने कहा, फिक्र न करो, मुझे मालूम है जागीरदारनी की कश्ती किस जगह पर होती है। दरिया वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। एक तरफ दरिया का घाट था जहाँ लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। उसके करीब ही एक कश्ती रस्सी से बंधी हुई थी। हम उस कश्ती में बैठ गए। मैंने चप्पू संभाल लिए। विशाली ने मुझसे पूछा, तुम किस तरफ जाना चाहते हो? मैंने कहा, ये मैं तुम्हें दरिया पार करने के बाद बताऊंगा। विशाली ने कहा, दरिया पार जागीरदारनी के हबशी गुलामों का गांव है। वो लोग रात को भी जाग कर गश्त लगाते रहते हैं कि कहीं जागीरदारनी का कोई मुलाजिम फरार होकर दरिया पार न कर ले। मैं ये सुनकर फिक्रमंद जरूर हुआ, लेकिन दरिया मुझे हर हालत में पार करना था। विशाली ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारी जान बचाई है, तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाकर अपने गांव जाऊंगी। मैंने उसे कहा कि वो यहाँ से वापस क्यों नहीं चली जाती। वो बोली, अब मेरे लिए जागीरदारनी की हवेली में सिवाय अजियतनाक मौत के और कुछ नहीं है। मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? उसको तो सुबह होते ही पता चल जाएगा कि तुम फरार हो चुके हो और मैं तुम्हें फरार करवा कर अपने साथ ले गई हूँ। मैंने कहा, अगर दरिया पार जागीरदारनी के हबशी सिपाहियों की गश्ती पार्टी पहरे पर होती है तो हमें आगे जाकर दरिया पार करना चाहिए। वो बोली, हम ऐसा ही करेंगे। हम दरिया के बहाव के साथ साथ 6-7 मील आगे निकल जाएंगे। वहाँ से हम दरिया पार कर लेंगे, फिर कोई खतरा नहीं होगा। हमारी कश्ती दरिया के बहाव के साथ तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसने मुझे खबरदार करते हुए कहा, कश्ती को अपने काबू में रखना। जिस वक्त मैं कहूँ फौरन कश्ती का रुख दूसरे किनारे की तरफ मोड़ देना। अगर कश्ती पर काबू न रहा तो आगे समंदर है। ये दरिया समंदर में जाकर गिरता है। वहाँ दलदलें भी हैं। एक बार हमारी कश्ती उनमें फंस गई तो जिंदा न बच सकेंगे। मैंने कहा, इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं होगी। मेरे मुंह से बेख्तियार इंशाल्लाह निकल गया। कहने लगी, हमें मालूम हो गया था कि तुम मुसलमान हो। ये बात जागीरदारनी को भी मालूम हो गई थी। अब तुम्हारे मुंह से अल्लाह का लफ्ज़ सुनकर यकीन हो गया है कि तुम वाकई मुसलमान हो। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ विशाली। उसने पूछा, तुम आधी रात के वक्त शहर से निकलकर उस तरफ क्या करने गए थे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम द्वारका से कहाँ जा रहे थे? मैंने उसे अपना मुसलमानों वाला फर्जी नाम बता दिया और रात के वक्त द्वारका शहर से निकलने की एक झूठी कहानी भी घड़कर सुना दी। विशाली ने यकीन कर लिया। कहने लगी, कश्ती बाएं तरफ है, उसको सीध में रखो। अभी दूसरे किनारे पर हमारे पकड़े जाने का खतरा मौजूद है। मैंने चप्पू हिलाते हुए कश्ती को दरिया के रुख पर सीध में कर लिया। कश्ती दरिया की तेज लहरों के साथ तेजी से बहती चली जा रही थी। रात के धुंधले अंधेरे में दरिया का पाट दूर तक खाली था। जब काफी देर तक कश्ती दरिया में बहाव के साथ बहती चली गई तो विशाली ने कहा, यहाँ से कश्ती किनारे की तरफ ले चलो। मैंने कश्ती का रुख किनारे की तरफ कर दिया और चप्पू चलाने लगा। कश्ती दूसरे किनारे तक पहुँचते पहुँचते काफी आगे निकल गई थी। दरिया का दूसरा किनारा अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई घाट वगैरह वहाँ नहीं था। आसमान पर बादल थे, एक भी सितारा नजर नहीं आ रहा था। मैंने विशाली से कहा, विशाली तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि यहाँ से काठियावाड़ की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। काठियावाड़ में मेरा एक दोस्त रहता है, मैं कुछ दिन उसके पास रहूंगा, उसके बाद दिल्ली की तरफ चला जाऊंगा। दिल्ली में मेरी
छोटी सी दुकान है। विशाली ने कहा, यहाँ से कोई रास्ता काठियावाड़ की तरफ नहीं जाता। ये सारा इलाका जागीरदारनी की जागीर का इलाका है। यहाँ के गांव में उसके हबशी गुलामों की आबादी ज्यादा है। जागीरदारनी हमें हर कीमत पर हलाक करना चाहेगी, क्योंकि हम दोनों उसकी हवेली का एक ऐसा खूनी राज लेकर फरार हुए हैं जो जागीरदारनी को फांसी के तख्ते तक ले जा सकती है। तुम अकेले उस इलाके में निकले तो जागीरदारनी के खूंखार कुत्ते और आदमी तुम्हें किसी न किसी जगह जरूर दबोच लेंगे। मैंने सोचा विशाली ठीक ही कह रही है। मैं तो जागीरदारनी के एक इंतहाई घिनौने खूनी राज का चश्मदीद गवाह हूँ। मैं चाहे पुलिस को खबर कर दूं या न करूं, लेकिन जागीरदारनी तो यही सोचेगी कि मैं पुलिस को जाकर रिपोर्ट कर सकता हूं कि जागीरदारनी की हवेली में हर माह खूनी ड्रामा खेला जाता है। विशाली अपनी जगह पर सच्ची थी। मेरी खातिर उसने भी जागीरदारनी की हवेली से देश निकाला ले लिया था। अब वो भी वापस नहीं जा सकती थी और उसकी जिंदगी भी खतरे में थी। जागीरदारनी उसे हर कीमत पर हलाक करने की कोशिश करेगी। मैं विशाली की इस कुर्बानी से बहुत मुतासिर हुआ था। मैं यही समझ सका था कि उसने महज इंसानी हमदर्दी की खातिर ऐसा किया है और मुझे एक अजियतनाक मौत से बचाया है। आखिर मैंने उससे पूछ ही लिया, विशाली तुमने मेरी खातिर अपनी जिंदगी इतने बड़े खतरे में क्यों डाली है? हम दरिया के किनारे आ गए थे। मैंने कश्ती को छोड़ दिया था और हम दोनों दरिया के साथ साथ जुनूब की तरफ जा रहे थे। विशाली ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी इसलिए कि तुम मुझे बड़े अच्छे लगे थे। जब पहली बार मैंने तुम्हें जागीरदारनी के दीवान खाने में देखा था तो मैं तुम पर आशिक हो गई थी। मैं किसी जमाने में एक मंदिर की देवदासी हुआ करती थी। जागीरदारनी वहाँ से मुझे खरीद कर अपनी हवेली में ले आई थी। मुझे मालूम था कि जागीरदारनी तुम्हें वहाँ किस लिए लाई है। मैंने तुम्हें बचाने का उसी वक्त फैसला कर लिया था। मैंने 2-1 बार इशारों से तुम्हें चाय पीने से मना किया, मगर तुम समझ न सके। लेकिन मैंने अपने दिल में तय कर लिया था कि तुम्हें मरने नहीं दूंगी और इस खूनी हवेली से निकाल कर ले जाऊंगी। मैंने यूं ही पूछ लिया, तुम्हें मेरी कौन सी शय अच्छी लगी थी? उसने मेरा हाथ थोड़ा सा दबाया और कहने लगी, तुम जैसा जवान मर्द इससे पहले मैंने हवेली में नहीं देखा। तुम खूबसूरत भी थे और तुम्हारा रंग भी काला नहीं था। मुझे तुम्हारे नए नक्श और रंग भा गया था। बस उसके बाद जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने है। मेरे मर्दाना एहसासात को कुदरती तौर पर विशाली की इन बातों से बड़ी तस्कीन मिल रही थी, लेकिन मेरा जहन किसी और ही मसले में उलझा हुआ था। मुझे काठियावाड़ के शहर में पहुंचना था, जहां से मैं आसानी के साथ भोपाल जा सकता था। मैंने विशाली से कहा, हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या आगे कोई ऐसा गांव वगैरह है जहां से मुझे किसी शहर तक कोई लारी वगैरह मिल जाए? और तुम कहां जाना चाहोगी? क्या वापस अपने पुराने मंदिर में जाओगी? विशाली ने आह भर कर कहा, मैं अपने पुराने मंदिर में गई तो जागीरदारनी के आदमी बड़ी आसानी से वहां आकर मुझे कत्ल कर जाएंगे। मैंने पूछा, तो फिर तुम कहां जाओगी? वो बोली, यहाँ से आगे एक जंगल है। इस जंगल में मेरी एक सहेली का गांव है। ये गांव पहाड़ियों में छुपा हुआ है। वहां बाहर से कोई नहीं आ सकता। तुम भी मेरे साथ वहां चले चलो। कुछ दिन वहां रहना। वहां से हर हफ्ते गांव की औरतें बैलगाड़ियों में बैठकर अगले गांव जाती हैं। तुम उस बैलगाड़ी में सवार होकर अगले गांव चले जाना। वहां से तुम्हें काठियावाड़ जाने वाली कोई लारी जरूर मिल जाएगी। वहां शहर से लारियां आती जाती रहती हैं। मुझे उम्मीद की कोई सूरत नजर आई, मगर मैं विशाली की सहेली के गांव में इतने दिन कयाम नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी सहेली के गांव में एक आध दिन रहकर खुद बैलगाड़ी लेकर अगले गांव चला जाऊं? विशाली ने जवाब दिया, बैलगाड़ी हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही जाती है और उसे मेरी सहेली दक्षिणा का खामद ही चलाता है। आगे रास्ता पहाड़ी जंगलों में से होकर जाता है और बड़ा खतरनाक रास्ता है। वहाँ जंगली दरिंदे हमला कर देते हैं। मेरी सहेली दक्षिणा का खामद जंगल के खुफिया रास्तों से वाकिफ है। वो बैलगाड़ी खुफिया रास्तों से लेकर जाता है। तुम अकेले जाओगे तो किसी शेर बाघ का शिकार हो जाओगे। मैंने दिल में सोचा कि चलो 1 हफ्ता कोई ज्यादा मुद्दत नहीं है। इतनी देर विशाली की सहेली के गाँव में रह लूंगा। कम से कम मैं काठियावाड़ तो बाहिफाजत पहुंच सकूंगा। मैंने कहा, ठीक है विशाली, तुम जैसे कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। विशाली चलते चलते बिल्कुल मेरे साथ लग गई और बड़े मोहब्बत भरे लहजे में बोली, तुम कितने अच्छे हो। काश मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं, ऐसा नहीं कर सकती। इसी तरह बातें करते और दरिया से हटकर चलते हम एक छोटे से मैदान में आ गए जहां बांस और नारियल के बहुत दरख्त थे। बांस और नारियल के दरख्तों से मेरी निगाहें इतनी मानूस हो गई थी कि मैं उन्हें रात के अंधेरे में भी पहचान लेता था। ये दरख्त वस्ती और जुनूबी हिंदुस्तान के जंगलों में बहुत पाए जाते हैं। दरख्तों का जखीरा काफी फैला हुआ था। वो खत्म हुआ तो पथरीला रास्ता शुरू हो गया, जिसकी दोनों जानिब रात के अंधेरे में स्याह चट्टानें सुतूनों की तरह खड़ी नजर आ रही थी। विशाली ने कहा, इन टीलों के पीछे एक नदी बहती है, हम वहाँ मुंह हाथ धोकर पानी पिएंगे। इस नदी का पानी बड़ा मीठा है, मुझे प्यास भी लगी है।
मैंने किसी कदर बेजार होकर पूछा, लेकिन तुम्हारी सहेली का गांव अभी कितनी दूर है? विशाली ने कहा, फिक्र क्यों करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दिन निकलने से पहले पहले दक्षिणा के गांव में होंगे। रात ढलना शुरू हो गई थी। चट्टानों वाला रास्ता खत्म हो गया। आगे उतराई थी, वहाँ एक छोटी सी नदी बह रही थी। विशाली और मैं नदी के किनारे बैठ गए। हम काफी थक गए थे। हमने मुंह हाथ धोया, नदी का ठंडा पानी पिया। विशाली उठ खड़ी हुई, कहने लगी, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, आगे चलते हैं। एक जगह से हमने नदी पार की। नदी की दूसरी तरफ जंगल था। ये ज्यादा घना नहीं था। इस जंगल से भी हम गुजर गए। सामने पहाड़ी टीले नजर आने लगे। विशाली ने उन टीलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन पहाड़ियों के दरमियान मेरी सहेली दक्षिणा का गाँव है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। कम से कम वो गाँव तो आया जहाँ से मुझे किसी अगले गाँव या शहर तक पहुँचने के लिए कोई बैलगाड़ी मिल सकती थी। पहाड़ियों तक पहुँचते पहुँचते काफी वक्त लग गया। हम पहाड़ियों की चढ़ाई चढ़ने लगे। पहाड़ियों पर कहीं कहीं झाड़ियां उगी हुई थी। आखिर हम पहाड़ी की चोटी पर आ गए। हम दोनों का सांस फूल गया। विशाली पहाड़ी की दूसरी तरफ देख रही थी, मैं भी उस तरफ देखने लगा। नीचे चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों में घिरी हुई एक प्याला नुमा छोटी सी वादी थी। वादी में अंधेरा था और कहीं कहीं रोशनी टिमटिमा रही थी। विशाली बोली, ये मेरी सहेली का गाँव है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। रात के पिछले पहर के धुंधले अंधेरे में उसकी स्याह आंखें स्याह मोतियों की तरह चमक रही थी। कहने लगी, मेरी सहेली के गाँव में तुम्हें हर तरह का आराम मिलेगा। तुम खाने को जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। ये गाँव नहीं, एक स्वर्ग है जिसको तुम मुसलमान जन्नत कहते हो। वो बड़े पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई और उसने मेरे कंधे पर हाथ रख कर जरा दबाया और कहा, आ जाओ स्वर्ग में चलते हैं। मैं कुछ समझ न सका कि वो इस किस्म की पुरस्कार और बहकी बातें क्यों करने लगी थी। हम पहाड़ी की दूसरी जानिब ढलान उतरने लगे। आखिर हम वादी में आ गए। यहाँ तक आते आते आसमान पर जो बादल छाए हुए थे उनके अकब में सुबह काजिब की यानी सूरज निकलने से कुछ देर पहले की फीकी फीकी सफेद रोशनी झलकने लगी थी। और इस धुंधली फीकी रोशनी में मुझे पहाड़ी के दामन में दोनों जानिब फासले पर गोल गोल लंबूतरी झोंपड़ियां दिखाई दी। किसी किसी झोंपड़ी के बाहर रोशनी टिमटिमा रही थी। शायद ये मिट्टी के तेल की लालटेन थी। विशाली मेरे आगे आगे चलने लगी। वो एक झोंपड़ी के बाहर आकर रुक गई। उसने मेरे मुंह के करीब अपना मुंह लाकर कहा, ये मेरी सहेली दक्षिणा की झोंपड़ी है। सब गांव वाले झोंपड़ियों में ही रहते हैं। अजीब बात थी कि वहाँ मुझे कोई बैलगाड़ी, कोई माल मवेशी वगैरह नजर नहीं आ रहा था, जो गांव की खास निशानी होते हैं। झोंपड़ी के दरवाजे पर पर्दा गिरा हुआ था। विशाली पर्दा उठाकर झोंपड़ी में दाखिल हो गई। मैं बाहर ही खड़ा रहा। कभी इर्द गिर्द की झोंपड़ियों को देखता और कभी आसपास की बुलंद पहाड़ियों को तकने लगता जिन्होंने इस छोटे से गांव को अपने हिसार में ले रखा था। विशाली ने ठीक कहा था, ये गांव लोगों की नजरों से छुपा हुआ था। झोंपड़ी के अंदर से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई दी। ये विशाली के हंसने की आवाज नहीं थी। इतने में झोंपड़ी का पर्दा हटा और एक ऊंची लंबी जवान औरत नमूदार हुई। सुबह काजिब के फीके उजाले में उसकी आंखें मेरी तरफ देखते हुए चमक रही थी। उसका रंग खिलता हुआ था, जिस पर सिर्फ एक साड़ी थी जो उसके जिस्म को पूरी तरह से नहीं ढांप रही थी। उसके पीछे से निकलकर विशाली ने कहा, ये मेरी सहेली दक्षिणा है। वो जवान और दराज कद नीम उरिया औरत जिसका नाम दक्षिणा था, अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए मेरी तरफ इस तरह देख रही थी जैसे उसने पहली बार किसी मर्द की शक्ल देखी हो। विशाली ने सरसरी तौर पर मेरा उससे तारुफ करवाया। दक्षिणा ने कहा, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? इस औरत की आवाज बड़ी मुतरन्नम थी। वो किसी तरह भी गांव की औरत नहीं लग रही थी। उसकी जबान भी उस इलाके के देहातियों वाली टूटी फूटी गुजराती और मराठी आमेज हिंदी नहीं थी। उसने बड़ी साफ उर्दू में बात की थी। मैं बहुत झिझकते हुए झोंपड़ी में दाखिल हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।